ये बोइंग 737-8GP विमान 101 पैसेंजर्स को लिए इंडोनेशिया से बाली जा रहा है। वैसे तो इस प्लेन में सब कुछ ठीक है, लेकिन इस फ्लाइट का कंट्रोल एक ऐसे पायलट के हाथों में है जो पूरी तरह नशे में धुत है। ऊपर से एयरपोर्ट के करीब पहुंचते ही अचानक से मौसम भी खराब हो जाता है, जिससे सामने का कुछ भी नजर नहीं आता। फिर भी नशे में धुत पायलट को भ्रम होता है कि उसे रनवे दिखाई दे रहा है, और अपने इसी भ्रम के चलते 101 पैसेंजर्स की जान के साथ खेलते हुए वो समुद्र में ही प्लेन की लैंडिंग करा देता है। इस तरह ये प्लेन रनवे से सिर्फ कुछ फीट दूरी पर गहरे समुद्र में क्रैश हो जाता है और पानी के टकराव से इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब इस दर्दनाक हादसे में किसी की जान बच पाती है या नहीं? इस क्रैश के होने के पीछे किसकी लापरवाही थी और क्यों इस प्लेन का कंट्रोल एक नशे में धुत पायलट को दे दिया गया? यही हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सिर्फ एक सब्सक्राइब करने से हमें ऐसे ही काम करने का एनकरेजमेंट मिलता है। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। 13 अप्रैल 2013 एक डोमेस्टिक पैसेंजर फ्लाइट लायन एयर फ्लाइट 904 इंडोनेशिया के बैंडुंग में मौजूद हुसैन सत्सरानेगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाली के नगुरा राय इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रवाना होने की तैयारी करती है। इस फ्लाइट में 2 पायलट्स, 5 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 101 पैसेंजर सवार होते हैं, जिनमें 95 एडल्ट्स, 5 बच्चे और 1 गोद का बच्चा शामिल है। इन पैसेंजर्स में से 97 इंडोनेशिया के ही निवासी हैं, वहीं 1 पैसेंजर फ्रांस, 1 बेल्जियम और 2 सिंगापुर के रहने वाले हैं। फ्लाइट की कमान 48 वर्षीय कैप्टन महलब गजाली के हाथों में है, जिनके पास 15,000 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस है और इसमें से 6,143 आवर्स का एक्सपीरियंस उन्हें बोइंग 737 को फ्लाई करके हासिल हुआ है। उनका साथ देने के लिए कॉकपिट में 24 साल के एक यंग ऑफिसर चिराग कालरा भी मौजूद हैं, जो एक इंडियन सिटीजन हैं और इनके पास 1200 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस है। समय पर सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद प्लेन को रवाना करने की तैयारी शुरू कर दी जाती है, जिसके लिए सबसे पहले प्लेन में फ्यूल डाला जाता है और उसके बाद प्लेन को रनवे पर सही डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए पुश बैक की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इसके कुछ समय बाद ही पायलट्स को टेक ऑफ का क्लियरेंस मिल जाता है और टैक्सिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाती है, यानी प्लेन रनवे पर दौड़ना शुरू कर देता है। इस तरह से धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते हुए कुछ ही सेकंड्स के अंदर लायन एयर फ्लाइट 904 दोपहर के करीब 12:45 पर इंडोनेशिया से टेक ऑफ करते हुए बाली के लिए रवाना हो जाती है। उड़ान भरने के थोड़ी ही समय बाद पायलट्स प्लेन को 30,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर पहुंचा देते हैं। इस समय बाहर का मौसम बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है और प्लेन के अंदर का माहौल भी काफी खुशगवार है। लोग अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए तेजी से नगुरा राय इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात से अनजान कि आगे वो एक बहुत बड़े हादसे का शिकार होने वाले हैं। अगर आप नगुरा राय इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नजर डालें तो आपको दिखेगा कि रनवे के दोनों किनारे समुद्र में जाकर मिल रहे हैं, यानी लैंडिंग किसी भी तरह से हो, अगर पायलट इसमें जरा सी भी मिस्टेक करता है
या स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता तो प्लेन सीधा पानी में चला जाएगा। हुसैन सत्सरानेगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नगुरा राय इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक छोटे रूट की फ्लाइट है जिसमें मुश्किल से सिर्फ 2 घंटे का समय लगता है। और इस समय क्योंकि टेक ऑफ किए हुए 1.5 घंटा बीत चुका है, ऐसे में पायलट्स अपनी डेस्टिनेशन के काफी करीब पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट करीब होने की वजह से वो प्लेन को नीचे करते हुए 8000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर ले आते हैं। लेकिन जैसे ही प्लेन नीचे आता है, बादलों का एक बहुत बड़ा गुबार सामने नजर आने लगता है। हालांकि ये बादल इतने घने नहीं थे कि उनमें कोई खतरा हो सके, इसलिए पायलट आराम से प्लेन को फ्लाई कराते हुए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ाना जारी रखते हैं। साथ ही एटीसी की तरफ से भी उन्हें खराब मौसम को लेकर कोई भी चेतावनी नहीं मिली थी, इसलिए वो यही सोचकर चल रहे थे कि एयरपोर्ट पर मौसम क्लियर होगा और वो प्लेन को आराम से लैंड करा लेंगे। इसी तरह आगे बढ़ते हुए प्लेन अब एयरपोर्ट के काफी करीब पहुंच चुका है और अपने ऑल्टीट्यूड को लगातार कम करते हुए धीरे धीरे नीचे उतारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी बीच अचानक से बादलों का एक बड़ा सा झुंड एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता है, जिसके चलते पायलट्स को सामने कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। एयरपोर्ट के इतना नजदीक आकर अचानक से बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी हो जाना पायलट्स के लिए ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी व्यक्ति को ऑनलाइन इंटरव्यू देना हो और लास्ट मोमेंट पर उसका हेडफोन खराब हो जाए। और आपको ऐसी किसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े, उसके लिए मैं बहुत स्ट्रांगली बिग पासपोर्ट के USB हेडफोन्स रेकमेंड करता हूँ। सबसे अच्छी चीज ये है कि बिग पासपोर्ट के पास USB हेडफोन्स की एक पूरी रेंज है, यानी आपको चाहे ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करनी हो, ऑनलाइन इंटरव्यू देना हो, गेमिंग करनी हो या फिर YouTube वीडियोस के लिए वॉइस रिकॉर्डिंग, बिग पासपोर्ट के पास आपकी हर जरूरत के लिए बेहतरीन क्वालिटी के USB हेडफोन्स अवेलेबल हैं जो आपको कभी धोखा नहीं देते। और सिर्फ यही नहीं, बिग पासपोर्ट हमें हाई क्वालिटी वेबकैम्स और ब्लूटूथ हेडफोन्स भी ऑफर करता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने स्पेशल लिंक दिया है जिस पर आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी मिल जाएगा, एक बार चेक जरूर करें। खैर चलिए अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। तो पायलट्स के लिए दिक्कत ये थी कि इस एयरपोर्ट पर ILS सिस्टम मौजूद नहीं था जो खराब विजिबिलिटी में लैंडिंग अप्रोच के दौरान वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ILS सिस्टम की मदद से प्लेन घने कोहरे में जब सामने का कुछ भी नजर नहीं आ रहा हो तब भी सेफ्टी के साथ लैंड कर सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद 2 मेन कंपोनेंट प्लेन की लैंडिंग को बहुत ही आसान और सुरक्षित बना देते हैं, जिसमें एक है लोकलाइजर और दूसरा ग्लाइड स्लोप। लोकलाइजर की मदद से प्लेन को रनवे के सेंटर में अलाइन किया जा सकता है, वहीं ग्लाइड स्लोप का काम प्लेन के ऑल्टीट्यूड को मैनेज करना रहता है। यानी इसकी मदद से ऑटो पायलट सिस्टम को इंफॉर्मेशन मिलती है कि कब, कहां और किस जगह प्लेन का ऑल्टीट्यूड कितना होना चाहिए और कितने डिग्री के एंगल पर प्लेन को नीचे लाना चाहिए जिससे सफल लैंडिंग हो सके। अब इस एयरपोर्ट पर लोकलाइजर की फैसिलिटी तो मौजूद थी, लेकिन ग्लाइड स्लोप नहीं था, इसलिए लोकलाइजर की मदद से पायलट प्लेन को रनवे के डायरेक्शन में सीधा अलाइन कर देते हैं और ऑटो पायलट मोड से हटाकर प्लेन को 5000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर ले आते हैं। लेकिन बढ़ते बादलों की वजह से पायलट्स को अभी भी सामने का कुछ नजर नहीं आता। अब देखा जाए तो दुनिया में ऐसे बहुत से एयरपोर्ट हैं जहां पर ILS सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन वहां प्लेन उतारने के लिए VOR एंटीना का इस्तेमाल किया जाता है। लायन एयर फ्लाइट 904 भी VOR एंटीना की मदद से ही लैंडिंग की कोशिश कर रही है, जिसे किसी भी एयरपोर्ट पर रनवे के करीब ही लगाया जाता है। यह एंटीना डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट्स के जरिए पायलट्स को बताता है कि उसके और प्लेन के बीच की दूरी कितनी है। इसी के गाइडेंस से पायलट प्लेन को नीचे लाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन उसे किस समय कितने ऑल्टीट्यूड पर जाना चाहिए ये बिना किसी गाइडेंस के उन्हें खुद मैन्युअली ही मैनेज करना पड़ता है। ऑल्टीट्यूड को लगातार कम करते हुए प्लेन इस समय 1000 फीट की ऊंचाई पर आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद एयरपोर्ट पर घने बादलों के चलते पायलट्स को अभी भी आगे का कुछ दिखाई नहीं देता। इस समय प्लेन की कमान फर्स्ट ऑफिसर के हाथों में है, जबकि कैप्टन सिर्फ उन्हें गाइड कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए फर्स्ट ऑफिसर साफ शब्दों में कहते हैं कि उन्हें रनवे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसके जवाब में कैप्टन कहते हैं कि ध्यान से देखो, मुझे रनवे नजर आ रहा है, वहां सामने ही तो मौजूद है। फर्स्ट ऑफिसर रनवे को देखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। इधर प्लेन भी 800 फीट पर पहुंच जाता है। इस समय फर्स्ट ऑफिसर घबरा जाते हैं और कैप्टन से पूछते हैं कि रनवे कहां है, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से अब हमें गो अराउंड करना चाहिए। लेकिन इस पर कैप्टन फिर से वही जवाब देते हैं कि वहां सामने ही तो रनवे है, मुझे उसकी लाइट दिख रही है, इसलिए लैंडिंग को कंटिन्यू रखो। फर्स्ट ऑफिसर जवाब देते हैं कि अगर हमें रनवे नजर नहीं आया तो हम लैंडिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एविएशन में एक नियम है कि अगर रनवे नहीं दिखा तो लैंडिंग को रोक देना चाहिए। लैंडिंग के लिए रनवे का हल्का विजिबल होना भी जरूरी होता है। इसलिए फर्स्ट ऑफिसर सामने की तरफ देखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ना तो रनवे नजर आता है और ना ही उसकी लाइट। लेकिन फिर भी वो कैप्टन पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अब प्लेन 500 फीट के ऑल्टीट्यूड पर आ जाता है, जिसके बाद फर्स्ट ऑफिसर की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन कैप्टन आराम से उन्हें नीचे उतरने के लिए कहते हैं। कुछ ही सेकंड्स में प्लेन 466 के ऑल्टीट्यूड पर आ जाता है, जो मिनिमम डिसेंट ऑल्टीट्यूड था। दरअसल नियम के अनुसार अगर मिनिमम डिसेंट ऑल्टीट्यूड पर भी रनवे नजर नहीं आता है तो यहां पर लैंडिंग हर हाल में रोक देनी चाहिए। इवन कॉकपिट में मिनिमम का अलार्म भी बजने लगता है, जिसका मतलब है कि प्लेन अगर इससे जरा भी नीचे गया तो गो अराउंड पॉसिबल नहीं होगा, और चाहे रनवे दिखे या ना दिखे, प्लेन को लैंड कराने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। कमाल की बात यह है कि इस समय भी दोनों कैप्टन रनवे को देखने में ही व्यस्त होते हैं, और उनमें से कोई भी इस अलार्म को सीरियसली नहीं लेता है। वो प्लेन को नीचे करते हुए 300 फीट के ऑल्टीट्यूड पर ले आते हैं, जिसके बाद GPWS का अलार्म बजने लगता है, जिसका मतलब है कि प्लेन अब बहुत ही नीचे आ चुका है और यहां से अब गो अराउंड पॉसिबल नहीं है। लेकिन कैप्टन रिस्क लेते हुए और आगे बढ़ते रहते हैं। अब प्लेन 150 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और इस समय भी फर्स्ट ऑफिसर को रनवे नजर नहीं आता है। वहीं कैप्टन अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि वहीं सामने ही तो रनवे नजर आ रहा है। अब फर्स्ट ऑफिसर परेशान होने लगते हैं कि आखिर ये मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी उलझन को देखते हुए कैप्टन कहते हैं कि प्लेन का कंट्रोल मुझे दो। यहां से कैप्टन खुद प्लेन को कंट्रोल करने लगते हैं और फर्स्ट ऑफिसर को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। लेकिन अभी उन्हें प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड बीते थे कि कैप्टन भी घबराते हुए कहते हैं कि अब मुझे भी रनवे नजर नहीं आ रहा है। और इसी घबराहट के साथ वो थ्रस्ट बढ़ाने के लिए लीवर को तेजी से आगे की तरफ पुश कर देते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन इतना नीचे आ गया था कि अब यहां से गो अराउंड के लिए जाना इम्पॉसिबल था। लेकिन कैप्टन के काफी कोशिश करने के बाद भी दोपहर के 3:10 पर यह प्लेन पानी में ही क्रैश कर जाता है।
अच्छी बात यह थी कि प्लेन रनवे के बहुत करीब क्रैश होता है, जहां पानी की गहराई बहुत ज्यादा नहीं थी। इसलिए ये एक झटके के साथ नीचे सतह पर मौजूद पत्थर से टकराता और घिसता हुआ थोड़ी दूरी पर जाकर रुक जाता है। तेज टकराने की वजह से प्लेन की बॉडी 2 हिस्सों में टूट जाती है और पानी में इसके मलबे के छोटे छोटे टुकड़े तैरने लगते हैं। दूसरी तरफ एटीसी अब तक इसी इंतजार में है कि प्लेन लैंड क्यों नहीं हो रहा है। उन्हें लगता है कि शायद घने बादलों की वजह से देरी हो रही है। लेकिन काफी समय गुजरने के बाद भी जब प्लेन एयरपोर्ट पर नहीं आता तो उनकी परेशानी बढ़ने लगती है और वो बार बार रनवे की तरफ नजर दौड़ाने लगते हैं। इसी बीच जब उनकी नजर समुद्र की तरफ जाती है तो उन्हें लहरों के बीच प्लेन की टेल दिखाई देती है। ये नज़ारा देखते ही वो तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं और जल्द ही रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। धीरे धीरे करके पैसेंजर्स को वहां से निकाला जाता है। अच्छी बात यह होती है कि सभी यात्री क्रू मेंबर सहित सुरक्षित होते हैं। हालांकि 46 पैसेंजर्स को काफी चोट आई थी, जिसमें से 4 की कंडीशन बहुत सीरियस थी। सबको प्लेन से निकालने के बाद रेस्क्यू टीम देखती है कि कुछ पैसेंजर्स मिसिंग हैं। एक पल के लिए तो लगता है कि शायद वो पानी में डूब गए होंगे, लेकिन काफी देर तक उन्हें पानी में ही ढूंढा जाता है, लेकिन वहां उनका कोई अता पता नहीं मिलता। जिसके बाद ये कयास लगने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग लहरों के साथ बह गए हों। हालांकि कुछ समय बाद पता चलता है कि क्रैश के फौरन बाद ही प्लेन के एग्जिट डोर को ओपन कर दिया गया था और सभी यात्री इंतजार में थे कि उन्हें बचाने रेस्क्यू टीम आती ही होगी। लेकिन जब काफी देर हो गई और बाहर से किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंची तो उन लोगों ने अपनी मदद खुद करने की सोची और वो वहां से तैरकर एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। इस तरह थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद आखिरकार सभी यात्री मिल जाते हैं और उन्हें ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। इसके बाद इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जिस पर जनवरी 2017 में रिपोर्ट पब्लिश कर दी जाती है। इस रिपोर्ट में पता चलता है कि पायलट्स ने कई नियमों को तोड़ा था और रनवे ना दिखने पर भी वो मिनिमम डिसेंट ऑल्टीट्यूड के नीचे चले गए थे। जब कैप्टन सामने देखकर फर्स्ट ऑफिसर को गाइड कर रहे थे तो उन्हें भ्रम होने लगा था कि रनवे सामने नजर आ रहा है। इंडोनेशिया की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि कैप्टन को यह भ्रम इसलिए हो रहा था क्योंकि उन्होंने उस दिन ड्रग्स का सेवन कर रखा था। इसलिए उन्हें बार बार हेलुसिनेशंस हो रहा था कि रनवे नजर आ रहा है। पर नशे में धुत कैप्टन आखिर इस फ्लाइट को उड़ाने के लिए कॉकपिट तक कैसे पहुंच गए और फ्लाइट से पहले उनकी जांच क्यों नहीं की गई? इस पर यह पता चला कि फ्लाइट से पहले उनका टेस्ट किया जाना था, लेकिन एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना था कि कैप्टन ने टेस्ट नहीं कराया। वैसे कैप्टन के अलावा इस हादसे के पीछे एटीसी की भी लापरवाही थी, जिसने पायलट्स तक वेदर रिपोर्ट नहीं पहुंचाई। इसलिए उन्हें अंदाजा ही नहीं लग पाया कि बाहर का मौसम कितना खराब है। और इन सब रीजंस की वजह से लायन एयर फ्लाइट 904 के साथ ये हादसा हुआ, जो लायन एयर के साथ साथ पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक सबक बन गया। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।